वेलकम टू लेक्चर नंबर 25 ऑफ ग्रुप थ्योरी सीरीज़। लेक्चर 24 में हमने पढ़ा था कि दो एलिमेंट्स को कॉन्जुगेट कब बोलते हैं और कॉन्जुगेसी क्लास क्या होती है। तो आज के लेक्चर के जो हमारे मेन टॉपिक हैं वो ये हैं कि एक कॉन्जुगेसी क्लास जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका साइज़ क्या आएगा, यानी उस क्लास में कितने एलिमेंट होंगे। दिस इज़ कॉल्ड द साइज ऑफ ए कॉन्जुगेसी क्लास। एंड सेकेंड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है क्लास इक्वेशन। बहुत बार जैम में और गेट में और नेट में क्लास इक्वेशंस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम डिफाइन करेंगे कि एक फाइनाइट ग्रुप के लिए उसकी क्लास इक्वेशन क्या होती है। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। सो बिफोर गोइंग इनटू द मेन टॉपिक, पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ऑब्जर्व कर लेते हैं एक बार, जो कि ऑब्जर्वेशन 1 है। बट बिफोर ऑब्जर्वेशन 1 एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि लेक्चर 24 में हमने क्या पढ़ा था। सो किसी ग्रुप जी में दो एलिमेंट्स को हम कॉन्जुगेट बोलते हैं एक दूसरे के इफ़ ए कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बी विद द हेल्प ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी। बेसिकली ए को आप क्या लिख पाओ, एक्स बी एक्स इनवर्स फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू जी। अगर ऐसा होता है तो हम बोल देते हैं ए एंड बी आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। नेक्स्ट हमने डिफाइन किया था कि किसी भी एलिमेंट की जो कॉन्जुगेसी क्लास होती है वो एक सेट होता है जो कैसे ऑब्टेन करते हैं, उस एलिमेंट के साथ ग्रुप का हर एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा और उस एलिमेंट का इनवर्स पोस्ट मल्टीप्लाई होगा। इट मीन्स इस तरह के जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे ए के कॉन्जुगेट्स हो जाएंगे और वो उस क्लास में चले जाएंगे जिसको हमने कॉन्जुगेसी क्लास बोला था। कुछ एग्जाम्पल ये हमने कैलकुलेट भी किए थे। फॉर एग्जाम्पल Z4 था 0 1 2 3, इसके चारों एलिमेंट की कॉन्जुगेसी क्लास हमने कैलकुलेट की थी। S3 था सिमेट्रिक ग्रुप जिसमें साइक्लिक फॉर्म में हमने परमुटेशन माननी थी 1 2 1 3 2 3 1 2 3 एंड 1 3 2। इनमें सब एलिमेंट्स की कॉन्जुगेसी क्लासेस कैलकुलेट की थी हमने। सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या कहती है हमें कि जो कॉन्जुगेट्स रिलेशन होता है दो एलिमेंट्स के बीच में, जो रिलेशन है कॉन्जुगेट होने का, वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है ग्रुप के ऊपर। इक्विवेलेंस रिलेशन आई होप क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, एक ऐसा रिलेशन R विच इज़ ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A। तो इस रिलेशन R को हम A सेट पे इक्विवेलेंस रिलेशन बोल देते हैं इफ़ R इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तीन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो उस रिलेशन को उस सेट के ऊपर हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोल देते हैं। तो दो एलिमेंट्स जब कॉन्जुगेट होते हैं वो जो रिलेशन है उसको हम प्रूव करेंगे कि वो ग्रुप जी के ऊपर इक्विवेलेंस रिलेशन है। सो हमारी सहूलियत के लिए हमने लिख लिया कि जब ए और बी अगर कॉन्जुगेट हैं एक दूसरे को तो उसको हमने ऐसे लिख लिया ए एंड बी आर रिलेटेड। ओके, इट मीन्स आर, अगर ये कॉन्जुगेट रिलेशन अगर आर माने तो ये एक सबसेट है जी क्रॉस जी का, और उसमें हमने लिख दिया ए कोमा बी। ए कोमा बी लिखने का मतलब है ए एंड बी आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर, और उसको लिख दिया ए इज रिलेटेड टू बी। हमारी सुविधा के लिए ये लिख दिया जब ए और बी रिलेटेड हैं यानी आपस में कॉन्जुगेट हैं तो उसको हम लिखेंगे ए कैपिटल आर बी। ओके, अब इस रिलेशन को हमने इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रूव कर देंगे हम। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन होती है भाई, कोई भी रिलेशन अगर किसी सेट पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है तो हम लिखते हैं कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, यानी सेट का हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए। लेकिन लास्ट लेक्चर में जो नोट 1 हमने लिखा था वो उसमें यही बताया था कि एक एलिमेंट ग्रुप का हमेशा खुद के साथ कॉन्जुगेट होता है। क्यों? क्योंकि ए को आप ए की टर्म्स में ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो ई ए ई इनवर्स, वेयर ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी एंड ऑब्वियसली इट इज एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप। तो ग्रुप का कोई एलिमेंट मिल जाए कि ए और बी को आप एक दूसरे की टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाओ, तो ए को ए की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, दिस मीन्स ए इज कॉन्जुगेट टू इटसेल्फ, यानी आई कैन राइट ए आर ए एंड दिस हैपन्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब हुआ भाई ग्रुप का हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड है। ओके, खुद के साथ रिलेटेड होता है तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्सिव। देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। आवर नेक्स्ट टास्क इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होता है भाई इफ ए इज रिलेटेड टू बी देन बी इज रिलेटेड टू ए। इट मीन्स ए बी पेयर अगर आर के अंदर है तो बी ए भी उसके अंदर होना चाहिए। ये यहाँ पे ध्यान रखना भाई, यहाँ पे इफ वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है ना तो ऐसे की भी ज़रूरत नहीं होती हमें चेक करने की। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में होता है इफ़
A related to B, then we need to check whether B is related to A or not. Okay, so सिमेट्रिक में हमने मान लिया कि अगर A B से रिलेटेड है तो हमें दिखाना है B भी A के साथ रिलेटेड होगा ही होगा। सो A B के साथ रिलेटेड है तो A को B के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया किसी एलिमेंट X के लिए। अब इस इक्वेशन को प्री मल्टीप्लाई एक्स इनवर्स से करें, पोस्ट मल्टीप्लाई एक्स से करें, तो यहाँ पे तो सिर्फ b बचेगा, लेफ्ट साइड में ये आ जाएगा एक्स इनवर्स ए एक्स। तो b को a के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। कैसे? b को आप लिख सकते हो वाई ए वाई इनवर्स वेयर y इज एक्स इनवर्स। अब x ग्रुप का एलिमेंट था तो x इनवर्स भी ग्रुप का ही एलिमेंट है, यानी y ग्रुप का एलिमेंट मिल गया, जिसकी हेल्प से b को a के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया हमने वाई ए वाई इनवर्स। b को a के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, दिस मीन्स b इज रिलेटेड टू a। तो लेट जो हमने किया था इसका मतलब इफ a इज रिलेटेड टू b देन b मस्ट बी रिलेटेड टू a, देयरफॉर रिलेशन इज सिमेट्रिक। फाइनली ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम मानते हैं कि a अगर b के साथ रिलेटेड है, इफ ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू द रिलेशन, यानी a b के साथ रिलेटेड है, b c के साथ रिलेटेड है, तो a c के साथ भी रिलेटेड होगा ही होगा। सो उसके लिए हमने मान लिया A is related to B, B is related to C, then A जब B के साथ रिलेटेड है तो A को B के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, B C के साथ रिलेटेड है तो B को C के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। मीन्स फॉर सम x एंड y आई कैन राइट x A इक्वल टू x B x इनवर्स एंड B इक्वल टू y C y इनवर्स। अब हमें दिखाना है कि A C के साथ रिलेटेड हो जाए, सो दिस मीन्स वी नीड टू फाइंड अनदर एलिमेंट Z सच दैट A कैन बी रिटन एज Z C Z इनवर्स वेयर Z इज एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप। ये Z हमने कैलकुलेट करना है। सो A ये लिखा हुआ है भाई एक्स बी एक्स इनवर्स और B की वैल्यू है वाई सी वाई इनवर्स, वो हमने पुट कर दी यहाँ पे। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से इन दोनों को कंबाइन कर दिया और इन दोनों को कंबाइन कर दिया। सो एक्स वाई सी वाई इनवर्स एक्स इनवर्स, बट वाई इनवर्स एक्स इनवर्स को हम ये लिख सकते हैं एक्स वाई इनवर्स, क्योंकि ये शूज एंड सॉक्स प्रॉपर्टी होती है ग्रुप थ्योरी के अंदर, यानी इनवर्स उल्टा ओपन होता है। तो एक्स वाई इनवर्स क्या हो जाएगा? वाई इनवर्स इंटू एक्स इनवर्स। तो ये एक एलिमेंट एक्स वाई है और ये उसका इनवर्स है। तो अगर एक्स और वाई ग्रुप के एलिमेंट है तो इनकी प्रोडक्ट भी ग्रुप के एलिमेंट ग्रुप का एलिमेंट होगा। देयरफॉर ए इक्वल टू जेड सी जेड इनवर्स वेयर जेड इज एक्स वाई, और एक्स वाई ग्रुप का एलिमेंट है, यानी ग्रुप का एक एलिमेंट जेड मिल गया, उसकी हेल्प से हमने ए को सी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। देयरफॉर ए इज कॉन्जुगेट टू सी। तो अगर ए बी कनेक्ट रिलेटेड थे और बी से रिलेटेड था तो हमने प्रूव कर दिया कि ए सी भी रिलेटेड हैं। दिस मीन्स दिस रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बेसिकली ऊपर ट्रांजिटिव प्रूव हो गया, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या इंप्लाई करते हैं कि रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और इक्विवेलेंस रिलेशन जब हम प्रूव कर देते हैं तो भाई हम इक्विवेलेंस क्लासेस फाइंड आउट करते हैं बेसिक सेट थ्योरी में, इक्विवेलेंस क्लासेस। और इक्विवेलेंस क्लासेस जो होती है ना वो पार्टीशन फॉर्म करती हैं एक सेट की, फॉर्म से पार्टीशन ऑफ ए सेट। आई होप पार्टीशन का मीनिंग क्लियर होगा, नहीं है तो फिर भी बता देता हूँ एक बार। जैसे एक सेट ए है 1 से लेकर 10 तक, इसकी पार्टीशंस ली मैंने, जैसे एक पार्टीशन ली सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन एलिमेंट 10। तो एक सेट की पार्टीशन जो होती है उसका मतलब होता है दे आर द सबसेट्स ऑफ ए, ऑल आर म्यूचुअली डिसजॉइंट एंड देयर यूनियन इज ए। यानी सब सेट्स की कलेक्शन को गिवन सेट की पार्टीशन हम बोलते हैं अगर वो आपस में डिसजॉइंट हो, यानी कुछ भी कॉमन ना, और सब की यूनियन करें तो ओरिजिनल सेट मिल जाए हमें। सो किसी भी सेट में जो एलिमेंट्स हों उनकी सिंगलटन कलेक्शन आप लोगे तो सिंगलटन अगर अलग अलग कंसिडर की हुई है तो कॉमन तो कुछ आएगा ही नहीं और उनकी यूनियन ओरिजिनल सेट आ जाएगा। सो दिस इज ए पार्टीशन ऑफ ए। अनदर आप मान सकते हो भाई 1 2 मान लिया, 3 4 मान लिया, लाइक दिस लास्ट में हमने मान लिया 9 10 2 2 के एलिमेंट मान लिए। तो ये जो सब सेट्स की कलेक्शन है ये भी क्या है? पार्टीशन ऑफ ए। अब एक सेट की कितनी पार्टीशन होंगी ये एक अलग थ्योरी है नंबर थ्योरी के अंदर कि गिवन ए सेट ऑफ एन एलिमेंट्स हाउ मेनी पार्टीशंस दिस सेट में हैव। ओके, उसको डिटेल में यहाँ पे हमने स्टडी करेंगे। सो इक्विवेलेंस क्लासेस एक सेट की पार्टीशन फॉर्म करती हैं। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंस क्लासेस है ना वो कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं, क्योंकि कॉन्जुगेट रिलेशन हमने इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर दिया। So because of this fact, we can say that the conjugacy classes form a partition of group G. अब लास्ट लेक्चर से अगर मैं रिकॉल करूँ ना, Z4 की कॉन्जुगेसी क्लासेस निकाली थी हमने, यानी CL0 आ गया था सिंगलटन 0,
कॉन्जुगेसी क्लास 1 की निकाल ली थी तो उसमें आ गया था सिंगलटन 1। कॉन्जुगेसी क्लासेस 2 की निकाल ली थी तो उसमें आ गया था सिंगलटन 2। एंड कॉन्जुगेसी क्लासेस 3 की कैलकुलेट की तो वो आ गई थी सिंगलटन 3। अब Z4 होता है 0 1 2 3 और ये सारी क्लासेस डिसजॉइंट आ गई, लेकिन इनकी यूनियन क्या है Z4। तो ये कॉन्जुगेसी क्लासेस थी जो चारों, इन्होंने Z4 की पार्टीशन फॉर्म कर दी। सिमिलरली हमने कैलकुलेट की थी S3 की, यानी Cl(1), उसमें आ गई थी ओनली आइडेंटिटी Cl(1 2), तो इसमें आया था हमारे पास 1 2 1 3 एंड 2 3, और इसमें 1 3 की भी क्लास यही आई थी और 2 3 की भी क्लास यही आई थी, क्योंकि जो इक्विवेलेंट एलिमेंट होते हैं ना, सॉरी इक्विवेलेंस क्लास में जो एलिमेंट एक के साथ रिलेटेड होते हैं उन सब की क्लास वही आएगी, सेम क्लास। सिमिलरली 1 2 3 की जो कॉन्जुगेसी क्लास आई थी उसमें आ गया था 1 2 3 एंड 1 3 2। तो ये 3 डिस्टिंक्ट क्लास आई थी भाई हमारे पास। तो इन तीनों कॉन्जुगेसी क्लासेस को आप देख सकते हो S3 की पार्टीशन आएगी। S3 में 6 एलिमेंट होते हैं, 1 1 2 1 3 2 3 1 2 3 एंड 1 3 2। तो ये 3 क्लासेस आ गई जो आपस में डिसजॉइंट और उनकी यूनियन आ गया S3। सो फ्रॉम दिस एग्जाम्पल ऑल्सो वी कैन वेरीफाई दैट कॉन्जुगेसी क्लासेस फॉर्म ए पार्टीशन ऑफ G। ये वर्ड या ये सेंटेंस भी आपको याद रखना है कि किसी भी ग्रुप के लिए उसकी जो कॉन्जुगेसी क्लासेस की कलेक्शन होती है वो हमेशा उस ग्रुप की पार्टीशन फॉर्म करेंगी। ओके, सो इस स्टार फैक्ट का यूज़ करके हम क्लास इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार ये जानना चाहते हैं कि हर कॉन्जुगेसी क्लासेस का साइज़ क्या होगा, यानी एक एलिमेंट की कॉन्जुगेसी क्लास में आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे बता सकते हैं। ओके, उससे पहले हम कुछ चीज़ें रिकॉल कर लेते हैं जिनका उसमें यूज़ करना है हमें। ये हम लास्ट क्लासेज में डिस्कस कर चुके हैं कि एक एलिमेंट का सेंट्रलाइजर क्या होता है। उसमें ग्रुप के वो एलिमेंट आते हैं जो उस एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं, यानी सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ए इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी विच आर कम्यूटिंग विद ए। ओके, सो ग्रुप के वो एलिमेंट आ जाएंगे जो ए के साथ कम्यूट करते हैं। सेकेंड, एच अगर सब ग्रुप है तो G बाई एच एक फैक्टर ग्रुप हम बनाते हैं जिसमें सारे लेफ्ट को सेट की कलेक्शन आ जाती है। एच के जब हम लेफ्ट को सेट कैलकुलेट करें AH टाइप से, वो उसकी कलेक्शन आ जाए। फिर हमने ये भी रिजल्ट किया हुआ कि G अगर एक फाइनाइट ग्रुप है तो उस, और H सब ग्रुप है तो H का जो इंडेक्स होता है ग्रुप के अंदर वो ऐसे डिनोट होता है, और उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, ऑर्डर ऑफ G बाई ऑर्डर ऑफ H। एंड ये 100% डिवाइड करेगा बिकॉज ऑफ लैग्रेंजिस थ्योरम, क्योंकि ग्रुप अगर फाइनाइट है तो लैग्रेंजिस थ्योरम हमें क्या कहती है कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑलवेज डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। सो इंडेक्स जो होता है वो ये क्वांटिटी होती है भाई G:H, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H। ये जो आंसर आएगा इसको हम बोलते हैं इंडेक्स ऑफ H इन G। ओके, कुछ एग्जांपल्स हमने कैलकुलेट भी किए हुए हैं कि ग्रुप अगर गिवन है और H उसका फाइनाइट सब ग्रुप है, G भी फाइनाइट है, तो उसका इंडेक्स क्या आएगा। ओके, नाउ वी स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑफ मेन रिजल्ट्स कि कोई भी एलिमेंट है तो उसकी क्लास में कितने एलिमेंट्स आएंगे। सो रिजल्ट कहता है कि ग्रुप अगर फाइनाइट है आपके पास और ए उसका एलिमेंट है ग्रुप का, तो उसकी कॉन्जुगेसी क्लास में कितने एलिमेंट आएंगे। वो कह रहा है भाई ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ C ऑफ A, यानी जो क्लास का साइज बताता है, कॉन्जुगेसी क्लास का साइज बताता है, वो सेंट्रलाइजर ऑफ A के साथ कनेक्टेड है। सो बेसिकली थ्योरम 1 क्या बताती है हमें, रिलेशन बिटवीन कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ एन एलिमेंट एंड सेंट्रलाइजर ऑफ द एलिमेंट A। उन दोनों में क्या रिलेशन है, यानी इन दो में से एक भी आपको पता है तो दूसरा आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि C ऑफ A के ऑर्डर का पता और ग्रुप का ऑर्डर गिवन होगा आपको, तो दिस डिवाइडेड बाय सेंट्रलाइजर ऑफ A का ऑर्डर, डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो आ जाएगा क्लास ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ A का साइज। इक्विवेलेंटली आप ये भी लिख सकते हो C ऑफ A का जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ A का ऑर्डर, यानी साइज ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ A बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन here and here। तो conjugacy class of A and centralizer of A both are connected with this result। ओके, तो किसी conjugacy class में कितने एलिमेंट होंगे, ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट A। अब ये दोनों नंबर हमें सेम प्रूव करने हैं, यानी C ऑफ A हमने ये प्रूव कर रखा है भाई किसी भी एलिमेंट का जो सेंट्रलाइजर होता है ना वो ग्रुप का सब ग्रुप बनता है। ये नोटेशन हम ग्रुप थ्योरी में सब ग्रुप के लिए यूज़ करते हैं, लेस देन इक्वल टू।
सो सब ग्रुप है तो उसका कोई ऑर्डर आएगा, और लैग्रेंजिस थ्योरम से ग्रुप फाइनाइट है तो इसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। सो दिस नंबर इज वेल डिफाइंड। और इस सिंबल का मतलब क्या है, G:C(A), इसका मतलब है इंडेक्स ऑफ C(A) इन G, यानी सब ग्रुप का इंडेक्स हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो एक्चुअली कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ एन एलिमेंट ए में कितने एलिमेंट आएंगे, जो C(A) का इंडेक्स है G के अंदर, जो कैलकुलेट इस फॉर्मूले से करते हैं, ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ C(A). ओके, अब G(C)A) में जो नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे वो एग्जैक्टली इतने आते हैं जितने G/H में हो। तो इन दोनों को इक्वल प्रूव करने के लिए हम क्या प्रूव कर दें कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। ओके, और दो सेट के एलिमेंट सेम दिखाने के लिए अगर हम ये दिखा दें कि एक वेल डिफाइंड फंक्शन है दोनों के बीच में जो 1 1 एंड ऑन 2 है, तो अगर दो सेट के बीच में ए और बी के बीच में आपके पास एक फंक्शन f है और वो 1 1 एंड ऑन 2 है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, ए कार्डिनलिटी ऑफ ए इज सेम एज कार्डिनलिटी ऑफ बी। सो G/C(A) का ऑर्डर हमें पता है, ये इसके इक्वल होता है भाई, ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ C(A). तो अगर हम इस सेट से और इस सेट से एक वेल डिफाइंड 1 1 ऑन 2 मैपिंग डिफाइन करते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि दो फाइनाइट सेट के बीच में 1 1 ऑन 2 मैपिंग का मतलब है बोथ ऑफ दीज सेट्स हैव द सेम कार्डिनलिटी। ओके, सो T एक मैपिंग हमने डिफाइन कर ली G/C(A) से लेकर CL(A) तक, सच दैट अब G/C(A) में क्या होगा, x CA टाइप से होंगे वेयर x बिलोंग्स टू G। ये ऊपर हमने रिकॉल किया था भाई कि G/H में H के सारे पॉसिबल लेफ्ट को सेट्स आते हैं, डिस्टिंक्ट लेफ्ट को सेट्स। ओके, तो ग्रुप के सारे एलिमेंट से यहाँ लेफ्ट को सेट आ गए, तो एक लेफ्ट को सेट को हमने कहाँ मैप कर दिया, XA X इनवर्स पे, यानी इसका जो एलिमेंट XCA है ना, C(A) सब ग्रुप है और X से जनरेटेड ये लेफ्ट को सेट है, तो इस लेफ्ट को सेट को हमने यहाँ मैप कर दिया XA X इनवर्स। तो ग्रुप का कोई भी एलिमेंट लोगे तो XCA एक सब ग्रुप आएगा, लेफ्ट को सेट आएगा, और XA इनवर्स एक कॉन्जुगेसी क्लास का एलिमेंट आएगा। ओके, अब इस मैपिंग को हम दिखा देंगे, ये जो T हमने मैपिंग डिफाइन की है ये वेल डिफाइंड भी है और 1 1 भी है, और फाइनाइट सेट्स में 1 1 या ऑन 2 अगर आपने प्रूव कर दिया A से B तो वो दूसरी कंडीशन अपने आप इम्प्लाई कर देता है, क्योंकि A और B अगर फाइनाइट सेट्स हैं तो एक F को हम इन्वर्टिबल बोलते हैं, F इज इन्वर्टिबल if and only if f is 1 1, if and only if f is on 2, if and only if f is bijective। कोई भी एक कंडीशन प्रूव कर दो आप इन चारों में से, वो ऑटोमेटिक बाकी तीन को इम्प्लाई कर देंगे, यानी 1 1 है तो ऑन 2 भी होगा, इन्वर्टिबल है तो ऑब्वियसली 1 1 ऑन 2 होगा, बाइजेक्टिव है तो भी ऑब्वियसली 1 1 ऑन 2 होगा। ओके, सो ऑब्वियसली ग्रुप इज फाइनाइट, सो ये जो जितने भी सब ग्रुप्स हैं वो फाइनाइट ही आएंगे, तो एक वेल डिफाइंड और एक 1 1 प्रूव कर दें हम तो हमारा काम हो जाएगा। सो वेल डिफाइंड क्या होता है, 1 1 का उल्टा। तो 1 1 आप कैसे प्रूव करते हो, T ऑफ U इक्वल टू T ऑफ V, दिस इंप्लाइज U इक्वल टू V, ये होती है भाई 1 1 की। वेल डिफाइंड के लिए होता है उल्टा, यानी आप U इक्वल टू V मान लो डोमेन के एलिमेंट, तो आप ये दिखाओ कि उनकी इमेज भी सेम आएगी, यानी सेम एलिमेंट दो जगह पे नहीं जा रहा। इट मीन्स मैपिंग इज वेल डिफाइंड। फंक्शन की यही डेफिनेशन होती है कि डोमेन का हर पॉइंट यूनिक इमेज रखे, दो पे ना जाए। तो अगर एलिमेंट सेम है तो उनकी इमेज भी सेम है। 1 1 में हम क्या करते हैं कि इमेज सेम है तो एलिमेंट भी सेम होगा। सो वेल डिफाइंड मीन्स द कन्वर्स ऑफ 1 1। तो डोमेन ये है भाई G/C, उसके दो एलिमेंट हमने मान लिए, लेट XCA इक्वल टू YCA, यानी दो लेफ्ट को सेट सेम मान लिए। ओके, ये एक रिजल्ट होता है लेफ्ट को सेट्स के रिलेटेड कि AH इक्वल टू BH, ये हमने भाई को सेट वाले चैप्टर में लेक्चर में डिस्कस कर रखा है कि दिस हैपन्स इफ एंड ओनली इफ A इनवर्स B बिलोंग्स टू H। ओके, सो ये A है भाई, ये B है और C ऑफ H का काम कर रहा है, तो इस रिजल्ट के कारण इफ एंड ओनली इफ होता है X इनवर्स Y बिलोंग्स टू C ऑफ A। ओके, अब एक एलिमेंट अगर सेंट्रलाइजर में है तो वो A के साथ कम्यूट करता है, तो ये XYA और ये A X इनवर्स Y, ये जो एलिमेंट है X इनवर्स Y ये A के साथ कम्यूट कर रहा है, तो आई कैन राइट X इनवर्स Y इंटू A एंड A इंटू X इनवर्स Y। अब इस इक्वेशन को प्री मल्टीप्लाई X के साथ कर लिया और पोस्ट मल्टीप्लाई Y इनवर्स के साथ कर लिया, तो ये एसोसिएटिव से गायब हो गया और ये एसोसिएटिव से गायब हो गया, तो ये आ गया YA Y इनवर्स इक्वल टू XA X इनवर्स, और ये बाय डेफिनेशन क्या आएगा T ऑफ YCA, और ये बाय डेफिनेशन क्या आ जाएगा T ऑफ XCA।
क्योंकि एक्स सी ए का नाम क्या है, एक्स ए एक्स इनवर्स, और वाई सी ए का मतलब क्या हो जाएगा, वाई ए वाई इनवर्स। तो इसका नाम ये आ गया और इसका नाम ये आ गया। तो जब एलिमेंट सेम थे तो उनकी इमेज भी सेम आ गई, इट मीन्स मैपिंग इज वेल डिफाइंड। नेक्स्ट 1 1 प्रूव करना है भाई। तो 1 1 हमने मान लिया लेट दिस हैपन्स, तो इससे ये आ जाएगा भाई। फिर वही यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ वाई इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर ये मिल गया। इससे ये आ जाएगा कि एक एलिमेंट अगर ए के साथ कम्यूट कर रहा है तो वो यहाँ जाएगा। ये इफ़ एंड ओनली इफ रिजल्ट था भाई। तो ये एलिमेंट इसमें है तो एक्स सी ए वाई सी ए के इक्वल हो जाएगा। तो ये मानना हमने, और एक्स सी ए वाई सी ए के इक्वल आ गया। यानी ये जस्ट अपवार्ड जाना है आपने, जस्ट गो अपवार्ड इन अबो, क्योंकि ये 1 1 का उल्टा था तो इसका उल्टा ट्रू होगा, तो टी क्या हो जाएगा 1 1। और जी फाइनाइट है तो ये दोनों भी फाइनाइट सेट होंगे, और टी 1 1 है तो वो ऑन टू भी हो जाएगा। और दो सेट के बीच में 1 1 ऑन टू मैपिंग है तो उनकी कार्डिनलिटी सेम हो जाएगी, जी बाई सी ए कार्डिनलिटी इक्वल टू सी एल ऑफ ए। तो इस रिजल्ट के बाद से आपको हमेशा क्या याद रखना कि किसी भी एलिमेंट की कॉन्जुगेसी क्लास का जो साइज होगा वो सेंट्रलाइजर ऑफ दैट एलिमेंट का इंडेक्स हो जाएगा, यानी जी ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ सी ऑफ ए। ओके, अब सी ऑफ ए जी को डिवाइड कर रहा है तो ऊपर जैसे हमने देखा था कि जो रिजल्ट हमारा उससे आप ये भी लिख सकते हो, सी ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय सी एल ऑफ ए। इट मीन्स सी एल ऑफ ए जी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड भी करेगा। ओके, so next simple corollary is if G is a finite group then CL of A, order of CL of A divides the order of group. ओके, थ्योरम 1 से हमारे पास ये आया था, क्रॉस मल्टीप्लाई से यह आ गया, और ये एक फाइनाइट नंबर है, नेचुरल नंबर, तो ऑब्वियसली ये इसको डिवाइड करेगा। ओके, नाउ वी कम टू द फाइनल रिजल्ट, द क्लास इक्वेशन। इफ G is a finite group then the order of G equal to sum of sizes of all conjugacy classes। लेकिन एक कैसा सम लेना है, वेयर द सम रन्स ओवर वन एलिमेंट ए फ्रॉम ईच कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ जी। जैसे S3 में मैं भी आपको लिखूं तो वहाँ हमने किया था कि कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ 1 जो आई थी वो आ गई थी 1 इटसेल्फ। कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ 1 2 अगर हमने देखा तो वो आ गई थी हमारे पास 1 2 1 3 और 2 3। अब इसमें ना कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ 1 3 भी यही आया था और कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ 2 3 भी यही आया था। तो इस सम के अंदर ये नहीं मानना हमें कि इसको भी मान ले, इसको भी मान ले और इसको ही मान ले। ये क्या कह रहा है कि एक कॉन्जुगेसी क्लास में से एक एलिमेंट ही लिखना है आपने कॉन्जुगेसी क्लास के साइज का जब आप सम करें, क्योंकि इसमें तो एक एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, और कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ 1 2 3 में 2 एलिमेंट आए थे। तो इसका ऑर्डर 2 आ गया, इसका ऑर्डर 3 आ गया और इसका ऑर्डर 1 आ गया। तो S3 का ऑर्डर कितना होता है 6, यानी 1 + 3 + 2 दिस इज इक्वल टू 6, ऑर्डर के ग्रुप के इक्वल। तो यहाँ पे जो कॉन्जुगेसी क्लास जिस एलिमेंट की माननी है वो उस क्लास में से एक ही एलिमेंट मानना आपने, A1 A2 सपोज ए के, एक कॉन्जुगेसी क्लास में के एलिमेंट है तो सिर्फ एक ही मानना है यहाँ पे लिखने के लिए। सम में जब दूसरी कॉन्जुगेसी क्लासेस निकालो तो ये नहीं कंसिडर करने आपने, फिर दूसरी कॉन्जुगेसी क्लास का एलिमेंट मानना है आपने। ओके, सो ये ध्यान रखना है, ऑर्डर ऑफ जी क्या आएगा, डिफरेंट कॉन्जुगेसी क्लासेस का साइज का सम, यानी सम ऑफ ऑल कॉन्जुगेसी डिफरेंट कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ जी। और सी एल ऑफ ए का मतलब क्या था, इंडेक्स ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ ए, यानी जिसको आप ये लिखते हो G:(C ऑफ ए का साइज, उनका सम। ये लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वेयर द सम रन्स ओवर वन एलिमेंट फ्रॉम ईच कॉन्जुगेसी क्लास, यानी एक क्लास से सिर्फ एक ही एलिमेंट लेना है कॉन्जुगेसी क्लास के साइज का सम करने के लिए। ओके, ये इसी फैक्ट से फॉलो करता है अभी क्योंकि कॉन्जुगेसी क्लासेस ग्रुप की पार्टीशन फॉर्म करती हैं, एंड थ्योरम 1 से हमने इसको ये लिख दिया। ओके, तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या किया है, साइज ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ एन एलिमेंट और क्लास इक्वेशन। इसमें कोई डाउट आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।